हेलो एवरीवन। आज के इस मज़ेदार केमिस्ट्री विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम ना एक ऐसे कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार घूम फिर के आई जाता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो चलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही माइंड बॉगलिंग सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि कार्बन की संख्या बिल्कुल बराबर होने पर भी तेल और गैस में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है? फॉर्मूला एकदम सेम है, कार्बन काउंट इक्वल है, फिर भी एक चीज लिक्विड स्टेट में है और दूसरी आराम से हवा में गैस बनकर उड़ रही है। इसके पीछे का राज क्या है? इसका राज छुपा है एक छोटे से कॉन्सेप्ट में जिसे हम कहते हैं ब्रांचिंग। आज हम यही समझेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल शेप उसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पलट कर रख देता है। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एग्जाम में कभी ना कभी जरूर तंग करता है। सवाल बड़ा सीधा है, इनमें से सर्वाधिक क्वथनांक यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइसोपेंटेन, एन-पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। अब पहली नजर में देखेंगे तो ये सारे लगभग एक जैसे ही लगते हैं, राइट? क्योंकि इनमें से ज्यादातर एल्केन्स हैं और उनके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं जिन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट उनका आकार यानी शेप लेकर आता है। इस सवाल को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ एक कोर प्रिंसिपल, एक गोल्डन रूल अपने दिमाग में छाप लेना है, और वो रूल है हायर सरफेस एरिया इक्वल्स हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कुछ आकर्षण बल होते हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकने की या संपर्क करने की उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी। और जब सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होगा तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इन स्ट्रांग फोर्सेस को तोड़ने के लिए और मॉलिक्यूल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा हीट या टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली हाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचते हैं। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स और ब्रांच्ड आइसोमर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स ना बिल्कुल एक खुली और लंबी सड़क की तरह होते हैं, एकदम सीधे। इनमें कार्बन्स एक के बाद एक लंबी लाइन में जुड़े होते हैं बिना किसी रुकावट के। पर दूसरी तरफ ये ब्रांच्ड आइसोमर्स बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। इनमें मेन चेन से छोटे छोटे ब्रांचेस निकले होते हैं जैसे एक पेड़ की शाखाएं। और इसका नतीजा क्या होता है? ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल फैलने के बजाय अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है और उसका ओवरऑल सरफेस एरिया लगातार कम होने लगता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जो बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। इसे और आसानी से विजुलाइज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी यूज करते हैं, द स्फेरिकल शेप एनालॉजी। एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल को आप एक गेंद यानी एक बॉल की तरह सोचिए। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल गोल होकर एक परफेक्ट स्फीयर बन जाता है। अब खुद इमेजिन कीजिए, अगर 2 बॉल्स को एक दूसरे के पास रखेंगे तो क्या होगा? उनका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही छोटा होगा, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच करेंगे तो वो बहुत आसानी से स्लिप हो जाएंगी, रोल ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि वहां आकर्षण बहुत वीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आप फ्लैट लकड़ियों या स्टिक्स की तरह सोचिए। 2 फ्लैट लकड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर देखिए, वो पूरी तरह एक दूसरे से चिपक जाएंगी, राइट? उनका कॉन्टैक्ट एरिया मैक्सिमम होगा। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे ही टाइटली स्टैक हो जाते हैं। सो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। इस जबरदस्त लॉजिक को उस एग्जाम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आइसोब्यूटेन को आउट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 4 कार्बन्स होते हैं, जबकि बाकी ऑप्शंस पेंटेन यानी 5 कार्बन वाले हैं। कम कार्बन्स का मतलब डायरेक्ट कम सरफेस एरिया और कम फोर्स। स्टेप 2, नियोपेंटेन को देखते हैं। अभी हमने स्फेरिकल एनालॉजी देखी ना, नियोपेंटेन हाईली ब्रांच्ड होता है, एकदम परफेक्ट बॉल की तरह गोल। इसका मतलब है सरफेस एरिया सबसे मिनिमम, इसलिए इन 5 कार्बन वाले आइसोमर्स में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होगा। स्टेप 3, अब आइए आइसोपेंटेन पर। ये थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बॉल शेप्ड नियोपेंटेन से तो ज्यादा होगा, पर एक सीधी चेन से हमेशा कम रहेगा। तो फाइनली स्टेप 4 में हमारे पास सिर्फ एक चैंपियन बचता है, एन-पेंटेन। एकदम स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, कोई ब्रांचिंग नहीं, मैक्सिमम सरफेस एरिया और इसलिए मैक्सिमम स्टैकिंग। तो लीजिए, इस स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट एकदम क्लियर है। स्ट्रेट चेन होने की वजह से एन पेंटेन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ परफेक्टली और टाइटली स्टैक हो सकते हैं। उनका सरफेस एरिया बाकी किसी भी ब्रांच्ड आइसोमर के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है,
इसीलिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि एन पेंटेन परफेक्टली हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो उस क्लासिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अनडिनायबल और सही जवाब है ऑप्शन बी, एन पेंटेन। देखा आपने किस तरह सिर्फ एक सिंपल सी स्फेरिकल एनालॉजी ने इस कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री प्रॉब्लम को कितना आसान बना दिया। जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। जरा सोचिए, अगर ये कार्बन चेन और ज्यादा लंबी हो जाए, मान लीजिए 10, 20 या शायद 50 कार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन बन जाए, तो फिजिकल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा? क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि मॉलिक्यूल एक लिक्विड से अचानक एक सॉलिड वैक्स में बदल जाए? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। केमिस्ट्री असल में ऐसे ही लॉजिक, सरफेस एरिया और पैटर्न्स का एक खूबसूरत खेल है। कीप एक्सप्लोरिंग, नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।